अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों हम क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं और आज हम आपके लिए एक बहुत प्यारा सा लेक्चर लेके आए हैं जिसका टॉपिक है आज हमारा हुक्स लॉ एंड यंग्स मॉडुलस। हमने ये दो टॉपिक्स कवर करने हैं आज। ये हमारी इस चैप्टर की सीरीज़ का 6th लेक्चर है। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बच्चों इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और स्ट्रेन। हम इन कंसेप्ट्स को अच्छी तरह खंगाल चुके हैं, समझ चुके हैं ये क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती हैं, समझ क्या देना चाह रहे हैं हम स्ट्रेस और स्ट्रेन से, हम उसको समझ चुके हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस से पता ये चलता है कि जिस बॉडी पे फोर्स लग रही है, जिस मटेरियल पे फोर्स लग रही है, उसके अंदर जो इंटरनली फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमें स्ट्रेस बता रही है। ठीक है, उस बॉडी के अंदर जो फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं उनके बारे में हमें स्ट्रेस बताती है। और स्ट्रेन हमें डिफॉर्मेशन के बारे में बताती है। बॉडी में फोर्स के लगने से और स्ट्रेस के पैदा होने से जो डिफॉर्मेशन होती है उसके बारे में हमें स्ट्रेन बता रही होती है। ठीक है, आज हमने हुक्स लॉ को स्टार्ट करना है बेटा। हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ये चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो हमने इसके नीचे आपको आउटलाइन हेडिंग्स दे दी हैं। इसमें सबसे पहले आपको स्टेटमेंट आनी चाहिए, फिर आपने मैथमेटिकल फॉर्म बतानी है, फिर एक ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, वो आपके लिए हम एक नई चीज़ लेके आए हैं, उसको भी आप बनाइएगा। उससे आपके आंसर में मज़ीद जान पैदा होगी, इम्पैक्ट क्रिएट होगा बेटा। और फिर देखो एप्लीकेबिलिटी पता होनी चाहिए कि ये किस तरह के बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है हुक्स लॉ। फिर इसकी इलास्टिक लिमिट के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये एक लिमिट के अंदर ही लॉ फॉलो होता है, उसके बाहर ये फॉलो नहीं होता। तो ये 5 चीज़ें आपको आनी चाहिए। अच्छा बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप ये तो जानते ही हैं कि जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होती है और डिफॉर्मेशन की वजह से उस बॉडी में स्ट्रेन भी पैदा हो जाती है। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों होते हैं जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं। जैसे हमने आयरन का कुछ रॉड लिया, उस पर हमने कुछ फोर्स लगाई तो उसके नतीजे में अंदर कुछ फोर्सेस पैदा होंगी, उससे पैदा होगी स्ट्रेस, और उस फोर्स की वजह से कुछ चेंज भी आ रहा होगा उस जो हम फोर्स लगा रहे हैं उस बॉडी के ऊपर। ठीक है, उसकी वजह से उस बॉडी की लेंथ में या शेप में या उसके वॉल्यूम में कुछ चेंज आ रहा होगा जिसको हम इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन बताना पसंद करते हैं। तो बेटा ये हुक्स लॉ है ना, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। ऐसा देखा गया है कि जिन बॉडीज़ में स्ट्रेस ज़्यादा होती है उन बॉडीज़ के अंदर स्ट्रेन भी ज़्यादा होती है, और जिन बॉडीज़ में स्ट्रेन या जिन बॉडीज़ में स्ट्रेस कम होती है उनमें स्ट्रेन भी कम पैदा होता है। ऐसा देखा गया है। तो इसी चीज़ को हुक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ बना दिया। उन्होंने कहा जी ये स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप है ना, जो अंदर फोर्स पैदा होनी है और जो डिफॉर्मेशन होनी है यानी कि स्ट्रेन, इन दोनों का आपस में कुछ रिलेशनशिप है। और उस रिलेशनशिप को उसने इस फॉर्म में दिया। क्या? स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन पैदा होगी उसमें जो डिफॉर्मेशन होगी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेस के, लेकिन ये सब कुछ इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा, उस बॉडी की इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा। ठीक है, क्या मतलब है इसका? पहली बात का तो मतलब यही है, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना आप स्ट्रेस को बढ़ाते चले जाओगे स्ट्रेन उतना बढ़ता चला जाएगा, या जितना स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा इसका ऑटोमेटिकली ये मतलब होगा कि स्ट्रेस भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना बॉडी में डिफॉर्मेशन ज़्यादा आएगा उतना ही इसका मतलब है कि अंदर जो इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं वो ज़्यादा लग रही हैं। ठीक है, स्ट्रेस का मतलब यही होता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में डायरेक्ट रिलेशन है। आपने मैथ में ये टर्म पढ़ रखी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक ऐसा रिलेशनशिप होता है, ये दो क्वांटिटीज़ में, पहली बात ये दो क्वांटिटीज़ में रिलेशनशिप को शो करता है। ये वाली चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो क्वांटिटीज़ का रिलेशन बताता है। ठीक है, इसमें होता यह है कि अगर हम एक क्वांटिटी की वैल्यू को बढ़ा देंगे दूसरी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और एक क्वांटिटी की वैल्यू को घटा देंगे तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली घट जाएगी। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल पेट्रोल और महंगाई का रिलेशनशिप है। अब देखते हैं जब पेट्रोल की और पेट्रोलियम की जो प्राइसेस होती हैं वो बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ जाती है, और जब पेट्रोलियम की प्राइसेस घटती हैं तो महंगाई कुछ कम हो जाती है। ठीक है, गो कि पाकिस्तान में ये दूसरे वाला असूल फॉलो नहीं होता, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई कम नहीं होती, लेकिन बहरहाल होना ऐसे ही चाहिए। पेट्रोल कीमत बढ़ी, महंगाई बढ़ गई, कीमत घटी, महंगाई कम होगी। ये जो रिलेशन है इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, और यही हमें यहाँ स्ट्रेन में और स्ट्रेस में मिलेगा। हुक्स ने भी यही ऑब्जर्व किया था और उसने पकड़ के लॉ बना दिया कि स्ट्रेन और स्ट्रेस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों। अगर बॉडी में स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, बॉडी ज़्यादा डिफॉर्म हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही होंगी है ना रिएक्शन में, वो भी ज़्यादा पैदा हो रही होंगी, मतलब स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा होगा वहाँ पे, बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस में होगा, है ना। अच्छा,
लेकिन ये सब कुछ एक लिमिट के अंदर होता है बेटा, और उस लिमिट का नाम है इलास्टिक लिमिट। एक लिमिट के अंदर आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन में डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा। मतलब आप स्ट्रेन को बढ़ाओगे स्ट्रेस बढ़ जाएगा, स्ट्रेन कम करोगे स्ट्रेस कम हो जाएगा, या उल्टा भी कर सकते हो, स्ट्रेस को बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ गया, स्ट्रेस को कम किया स्ट्रेन कम हो गया। ये एक लिमिट के अंदर होगा ना, हर चीज़ की कुछ लिमिट होती है। तो ये लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए बॉडी को उस लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए। वो लिमिट है इलास्टिक लिमिट। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट आ गया। अब इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, तो बन जाएगी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ। और वो क्या है, ये देखो, स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा स्ट्रेस भी ऑटोमेटिकली उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। याद रहे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्ट्रेस है और राइट साइड पे स्ट्रेन है, मतलब स्ट्रेस डिपेंड कर रहा है स्ट्रेन के ऊपर। डिफॉर्मेशन जितना ज़्यादा होगा उसका ऑटोमेटिकली मतलब यह है कि बॉडी में उतना ही ज़्यादा इंटरनल फोर्सेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उतनी ही वो ज़्यादा पैदा हो चुकी हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे बच्चों, तो इसकी जगह पे क्या आएगा आप बताएं मुझे, शाबाश, इसकी जगह पे इक्वालिटी का साइन आएगा और साथ में एक कांस्टेंट भी आ जाएगा। तो एक कांस्टेंट भी आ गया साथ में, हम उसको वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। और साथ में आपको पता है स्ट्रेन तो है ही यहाँ पे, ठीक है, और इधर स्ट्रेस है, ठीक है। अभी ये पूरी चीज़ चल रही है, ये पूरी चीज़ लिखनी है आपने मैथमेटिकल फॉर्म के नीचे। अब आप कांस्टेंट को यहीं रहने दीजिए, ठीक है, और स्ट्रेन को दूसरी तरफ लेके जाइए, तो आप पता है कि ये डिवाइड हो जाएगी दूसरी तरफ जाके। तो बेटा ये जो रिलेशनशिप मिला है ना आपको, ये बेसिकली फाइनल है, इसकी फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म उसकी ये वाली है, दिस रिलेशनशिप। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ। लेकिन आपने ये तीनों चीज़ें लिखनी है। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने ये तीनों चीज़ें लिखनी है। इवन शॉर्ट में भी ये तीनों जो शक्लें हैं इसकी वो लिख दीजिएगा, अच्छी बात है। हम यंग्स मॉडुलस में इस कांस्टेंट के बारे में मजीद पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। ये बोला था हुक्स लॉ ने, हुक ने अपने लॉ में ये बताया था। लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंदर ये जो चीज़ आपको मिल रही है, ये इलास्टिक लिमिट के अंदर मिलेगी। जब भी स्ट्रेस को स्ट्रेन पे डिवाइड करोगे कांस्टेंट आंसर मिलेगा, कभी भी वो नंबर चेंज नहीं होगा। स्ट्रेस बढ़ गई 100 है मान लीजिए और स्ट्रेन हमारी 1 है, 100 बाय आंसर 1, 100 बाय 1 आंसर इज 100, ठीक है। अगर स्ट्रेस 50 हो गई, तो जब स्ट्रेस कम हुई तो स्ट्रेन भी आपकी कम हो जाएगी, वो 1 से 0.5 हो जाएगी। 50 डिवाइडेड बाय 0.5 करके देख लेना, आंसर फिर 100 आएगा। अब स्ट्रेस को और कम कर दो, स्ट्रेस और कम होगी, स्ट्रेन भी और कम हो जाएगी, अगेन आंसर 100 आएगा। तो ये मतलब है इसका, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में ऐसे इनका रिलेशन होगा इलास्टिक लिमिट के अंदर कि आंसर इन दोनों का कांस्टेंट के बराबर आएगा जब भी हम इन दोनों का रेशियो लेंगे। अच्छा, ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, एक ग्राफ बना लो, उसमें एक्स में ले लो स्ट्रेन को, वाई में ले लो स्ट्रेस को, और अब स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज़ को मालूम करो और उनको प्लॉट करते जाओ। तो तुम देखोगे कि जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रही है, स्ट्रेन पहले इतनी है, ठीक है, तो आप देखोगे स्ट्रेस भी उस हिसाब से ज़्यादा होगी। फिर स्ट्रेन बढ़ के कुछ इतनी हो गई तो देखो उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेस भी बढ़ गई। स्ट्रेन इतनी हो गई तो और स्ट्रेस बढ़ गई, ठीक है, स्ट्रेन और बढ़ गई तो और स्ट्रेस भी बढ़ गई। तो जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रही है वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन इस पॉइंट के आगे आप देखो ज़रा, इस पॉइंट के आगे ये रिलेशन ख़राब हो गया है। अब देखो स्ट्रेन बढ़ती चली जा रही है और स्ट्रेस में कोई इतना चेंज नहीं आ रहा। ये देखो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस में मूव कर रही है जिस तरफ स्ट्रेन है ना, तो स्ट्रेन में चेंज आ रहा है लेकिन स्ट्रेस में बड़ा कम चेंज आ रहा है। मतलब क्या, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो डायरेक्ट रिलेशन था कि स्ट्रेन के बढ़ने से स्ट्रेस बढ़ रही है, स्ट्रेन के और बढ़ने से और बढ़ रही है, वो इस पॉइंट के आगे फॉलो नहीं हो रहा। तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो लिमिट ख़त्म हो गई है जिसके अंदर आपका हुक्स लॉ एप्लीकेबल था। यानी कि ये है इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट, यहाँ पे इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो गई, इसके आगे इलास्टिक लिमिट फॉलो नहीं हो रही। इसलिए आगे आप देखिए ये लाइन भी आपकी वैसे नहीं चल रही। ये लाइन आप देखिए ये थोड़ा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस हो गई है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं रही, ठीक है। तो आप ये बना सकते हैं और यहाँ पे जाके आपका बॉडी टूट जाएगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा, डिफॉर्म नहीं बल्कि वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। तो आप ये ग्राफ बना सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। अब एक और बात सुनो, एप्लीकेबल कहाँ पे है हुक्स लॉ? हुक्स लॉ सर किस तरह की बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है? क्या सिर्फ सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल होता है? नहीं बेटा, सॉलिड, लिक्विड, गैस सब के लिए एप्लीकेबल होता है। वो अलग बात है कि इसका जब हम जिक्र करते हैं तो हम ज़्यादातर इसको सॉलिड के ही कंटेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, सॉलिड के लिहाज से ही इसको बयान कर रहे होते हैं। लेकिन ये एप्लीकेबल होता है लिक्विड्स के लिए भी और गैसेस के लिए भी अलॉन्ग विद सॉलिड्स।
और तमाम किस्म की डिफॉर्मेशन में ये एप्लीकेबल होता है। डिफॉर्मेशन हो रही है लेंथ में चेंज की वजह से, डिफॉर्मेशन हो रही है वॉल्यूम में चेंज की वजह से, या किसी और वजह से, शेप में चेंज की वजह से, हर जगह पे हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है बेटा। ये इसकी एप्लीकेबिलिटी आ गई। फिर इसकी इलास्टिक लिमिट के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है आपको यहाँ पे आइडिया तो हो गया होगा कि ये ऐसी लिमिट है जिसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन डायरेक्ट है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, है ना। एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी बढ़ जाएगी, एक चीज़ कम होगी दूसरी कम हो जाएगी। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? द लिमिट विद इन विच अ बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, शेप और वॉल्यूम। एक ऐसी लिमिट जिसके अंदर अगर बॉडी पे फोर्स लग रही है, उसके अंदर अगर फोर्स लग रही है, उसके अंदर अगर स्ट्रेस लग रही है, तो आप देखेंगे बॉडी अपनी ओरिजिनल लेंथ को, शेप को या वॉल्यूम को, जिसमें भी चेंज आ रहा है, वो उसको रिकवर कर लेगा, वो वापस आ जाएगा। मतलब उसकी जो इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है ना बेटा, वो काम करती रहेगी। इलास्टिक लिमिट के अंदर बॉडी की इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी एक्टिवेट रहेगी बेटा, वो काम करती रहेगी और बॉडी को वापस लाती रहेगी। उसमें जो चेंज आ रहा होगा उसको वो ख़त्म कर देगी और बॉडी को वापस लेके आएगी। ठीक है। आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, ऑब्वियसली इलास्टिसिटी तभी वापस लेके आएगी जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स जो हमने लगा के उसमें चेंज ला चुके हैं उसको खत्म करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, तब उसको वापस लेके आ जाएगी। दिस इज व्हाट इलास्टिक लिमिट इज। देखो इलास्टिक लिमिट के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होती है। मतलब चेंज तो आता है लेकिन ये टेम्परेरी होता है। जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं बॉडी वापस आ जाता है ना। लेकिन इलास्टिक लिमिट के बाहर, आउटसाइड इलास्टिक लिमिट, जैसे हमने यहाँ भी दिखाया आपको, इलास्टिक लिमिट के बाहर हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा था। इलास्टिक लिमिट के बाहर डेफॉर्मेशन जो होती है वो परमानेंट होती है। अगर आपने इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा या उसके बाहर चले गए, उससे ज़्यादा फोर्स लगा दी, तो अब बॉडी वापस नहीं आएगा। वो जिस शेप में चला गया है वो उसी शेप को रिटेन करेगा, वो अपनी शेप को बदलने अब नहीं देगा। उसकी मतलब जो शेप है उसकी वापस नहीं आ सकती। जैसे स्प्रिंग में होता है, एक ख़ास टाइम तक तो हम फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग वापस आ जाता है, लेकिन जब हम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं तो वो वापस नहीं आता, वो ख़राब हो जाता है, उसकी शेप में चेंज आ जाता है बेटा, वो परमानेंटली चेंज हो जाता है। वो क्या है बेटा? वो ये है कि आप इलास्टिक लिमिट से बाहर चले गए हैं, तो इलास्टिक लिमिट के बाहर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है। इलास्टिक लिमिट के अंदर टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होती है, आर्जी तौर पर, मुस्तकिल तौर पर। ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक हो गया है हुक्स लॉ का। इसमें हमने कवर किया स्टेटमेंट को, मैथमेटिकल फॉर्म को, ग्राफ को, एप्लीकेबिलिटी को और इलास्टिक लिमिट को। अब हम करेंगे कवर यंग्स मॉडुलस का टॉपिक। तो बच्चों हमने भी कवर किया हुक्स लॉ को, अब हम कवर करेंगे यंग्स मॉडुलस को। बेटा यहाँ से लॉन्ग, शॉर्ट, एमसीक्यूज तीनों आते हैं। आप लॉन्ग के लिहाज से तैयार करिएगा इसको, तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। हमें क्या पता होना चाहिए यहाँ से? डेफिनेशन, फिर सिंबल, फिर फॉर्मूला, फिर यूनिट और एंड में डेरिवेशन। ठीक है। तो देखो डेफिनेशन क्या है इसकी। यंग्स मॉडुलस का जो कंसेप्ट है ना वो हुक्स लॉ से आता है। ठीक है। अब देखो जो हुक्स लॉ है वो हमें ये कहता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब हमने इसी चीज़ को मैथमेटिकली लिखा था तो मैथमेटिकली हमने पढ़ा था, हमने मैथमेटिकली ये देखो हमने ये पढ़ा था कि जनाब जो स्ट्रेस टू स्ट्रेन का रेशो है ना ये कांस्टेंट होता है। यही पढ़ा था हमने हुक्स लॉ के अंदर। मैथमेटिकली यही उसका रिलेशनशिप होता है कि स्ट्रेस टू स्ट्रेन जो है ना वो हमेशा एक दूसरे के कांस्टेंट होते हैं। इनका रिलेशनशिप हमेशा एक कांस्टेंट नंबर के बराबर होता है। ये कांस्टेंट क्या चीज़ है हमने वहाँ नहीं बताई थी आपको, यहाँ बता रहे हैं बेटा आपको। अगर ये स्ट्रेन जो है ये टेंसाइल स्ट्रेन है, अगर बॉडी में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है वो टेंसाइल स्ट्रेन है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि बॉडी की लेंथ में चेंज आ रहा है, उस वक्त ये जो कांस्टेंट होगा इस कांस्टेंट को बोलेंगे हम लोग यंग्स मॉडुलस। क्या मतलब है सर इसका? आसान अल्फाज में बताएं ना। देखो बेटा अगर हम किसी भी रॉड पे या किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, मान लो स्प्रिंग पे भी फोर्स लगा दी हमने, और फोर्स लगाने से उसकी लेंथ में चेंज आ गया है ना, लेंथ में चेंज आ गया, मतलब लेंथ में चेंज आ गया तो कौन सी स्ट्रेन होगी? टेंसाइल स्ट्रेन। उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई वो टेंसाइल स्ट्रेन होगी। ठीक है। और ऑब्वियसली जो हमने फोर्स लगाई उसके रिएक्शन में स्प्रिंग के अंदर भी तो कुछ फोर्स प्रोड्यूस हो रही होगी, इंटरनल फोर्स। उससे क्या पैदा हो जाएगा? स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को ले लो और जो चेंज आया यानी कि टेंसाइल स्ट्रेन उसको ले लो और उन दोनों की बेस पे एक कांस्टेंट डेवलप करो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ठीक है। उस कांस्टेंट को बोलेंगे हम लोग यंग्स मॉडुलस। ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस क्या है बेटा? रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन।
स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन का जो रेशो है उसको कहते हैं यंग्स मॉडुलस। इसका सिंबल होता है कैपिटल Y, इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है सर, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बेटा ये हमें बताता है कि जो हमारा बॉडी है, जिस पे भी हमने वो फोर्स वगैरह लगाई, जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन पैदा हुए, है ना, ये हमें उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना यंग्स मॉडुलस का वैल्यू ज़्यादा होता है बेटा, उतना आपका मटेरियल रिजिड होता है, हार्ड होता है, और जितना इसका वैल्यू कम होता है उतना वो बॉडी सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब देखो इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला भी हमने डेफिनेशन से ही निकाला हुआ है। रेशो है स्ट्रेस टू स्ट्रेन की, तो रेशो का आपको मतलब होता है हमने डिवाइड करना होता है पहली क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के ऊपर, तो ऊपर स्ट्रेस आएगा, नीचे टेंसाइल स्ट्रेन आएगा, तो ये इसका फार्मूला है। अब आपने पढ़ रखा है बच्चों कि जो स्ट्रेस होता है उसका फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और जो टेंसाइल स्ट्रेन होता है उसका फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। हमने ये पीछे पढ़ रखा है दोनों चीज़ें। तो इसकी बेस पे हम यहाँ यंग्स मॉडुलस के फार्मूले को फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस की जगह पे फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और टेंसाइल स्ट्रेन की जगह पे डेल्टा एल बाय एल नॉट, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब अगर हम इसी चीज़ को कुछ इस तरह लिखें तो ये हमारे पास फार्मूला निकल आएगा। देखो y इज इक्वल्स टू, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, मतलब हम फार्मूले के अंदर ही आपको डेरिवेशन बता रहे हैं, फार्मूले के अंदर ही डेरिवेशन बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, है ना, और फिर होल डिवाइडेड बाय, उसकी जगह पे हम ये डिवीजन का साइन लगा रहे हैं, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ऐसे करके कुछ, है ना। अब देखो तुम्हें पता है कि जब तुम इस साइन को रिमूव करोगे, इस डिवीजन के साइन को, तो ये मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो एल नोट है ये ऊपर चला जाएगा और डेल्टा एल नीचे आ जाएगा। एल नोट ऊपर चला जाएगा, डेल नीचे आ जाएगा, और इस साइड पे जो क्वांटिटीज़ हैं वो उसी फॉर्म को रिटेन करेंगी जिसमें वो पहले हैं। देखो अब ये क्या बन गया, ये है फार्मूला, दिस इज़ द मेन फार्मूला, दिस इज़ द फार्मूला, ये मेन फार्मूला है इसका। इस फार्मूले से निकलेगा आपका यंग्स मॉडुलस। जब भी हमने इसको निकालना होगा हम हमेशा ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा इसका आखिरी चीज़ रहेगी यूनिट, तो इसका यूनिट देख लो, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। इसका ऐसा यूनिट निकालने के लिए ये फार्मूला याद रखना, मैंने आपको बताया हुआ है कि यूनिट निकालना है तो फार्मूला पता होना चाहिए। देखो यंग्स मॉडुलस का यूनिट बराबर होगा स्ट्रेस के यूनिट के डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन के यूनिट के। आपको पता है कि स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये होता है स्ट्रेस का। टेंसाइल स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रेशियो होती है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ। यहाँ देखो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इसका भी मीटर इसका भी मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो टेंसाइल स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। तो नीचे कोई यूनिट नहीं है, नीचे मतलब हम कुछ भी ना लिखें, खत्म, तो यही आएगा इसका यूनिट। तो इसका यूनिट भी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, इसको हम पास्कल भी पढ़ते हैं, आपको पता है पास्कल, इसको हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो ये भी एक ही चीज़ है। तो बेटा आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, हमने फार्मूले में ही इसकी डेरिवेशन कर दी है, तो आपके बुक में बहरहाल इसकी डेरिवेशन अच्छे से हुई है, उसको समझ के कर लीजिएगा। बाकी आपको कंसेप्ट यहाँ दे दिया हमने। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके हो गए हैं आज। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए बच्चों, इन दोनों टॉपिक्स को अच्छी तरह तैयार कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और पढ़ते रहिए।